मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मेरे दादा हुआ राष्ट्र के मार्शल गॉड हैं। मेरी दादी पूरे देश की सबसे अमीर महिला हैं। यहाँ तक कि मेरे चाचा और चाचियाँ हर इंडस्ट्री के टॉप लेवल वीआईपी हैं। ऐसे बैकग्राउंड के साथ मुझे सबका लाडला होना चाहिए था, लेकिन मेरी अपनी सगाई की पार्टी में मेरी मंगेतर क्लोई लियोनी ने पूरी दुनिया के सामने सगाई तोड़ दी। उसने चिल्लाकर कहा कि वह मुझसे शादी करने के बजाय किसी आवारा कुत्ते से शादी करना पसंद करेगी और तुरंत उस दो मुंहे ड्रामेबाज हीरो केविन तूफान की बाहों में जा गिरी। जब भीड़ मेरा मजाक उड़ाने के लिए तैयार थी, तब मुझे गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय मैं एक खलनायक की तरह धीरे से हंसा। क्विन फैमिली के गार्ड्स कहाँ हैं? मैंने दहाड़ कर पूछा। तुरंत ही कदमों की गूंज सुनाई दी। थप थप थप, पूरी लय के साथ। गार्ड्स के दस्ते की अगुवाई टियर 8 मार्शल आर्टिस्ट विक्टर तिनव कर रहा था। उसने सम्मान से सिर झुकाया। युवा मालिक, आपके क्या आदेश हैं? मैंने अपने सामने खड़े उस कचरा जोड़े को शून्य भाव से देखा। इन्हें खत्म कर दो। जैसे ही ये शब्द निकले, खुद को किस्मत का धनी समझने वाला केविन बुरी तरह घबरा गया। लेकिन क्लोए बिल्कुल नहीं डरी। वह गुस्से में चिल्लाई, आर्थर, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम अपना प्यार ऐसे दिखाते हो? ये सुनकर विक्टर ठिठक गया। वह जानता था कि मेरे दिल में क्लोई के लिए कितनी जगह थी। उसकी बातें मेरे लिए किसी पवित्र आदेश से कम नहीं होती थीं। इसलिए वह झिझक रहा था कि क्या मैं सच में उन्हें मारना चाहता हूं या सिर्फ डरा रहा हूं। विक्टर को हिचकिचाते देख क्लोई के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। वह और जोर से बोली, आर्थर, मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। तुम्हारा प्यार सिर्फ स्वार्थ है। असली प्यार का मतलब है जिसे आप प्यार करते हैं उसे खुश देखना। मुझे अपनी खुशी मिल गई है। तुम्हें हमें आशीर्वाद देना चाहिए, न कि यहाँ खड़े होकर मुझे धमकाना चाहिए। उसकी बकवास सुनकर मैंने उपहास किया। अतीत में तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं मेरा निजी मामला थीं, लेकिन आज तुमने पूरे क्विन परिवार का अपमान किया है। इस बेअदबी को सिर्फ उनकी मौत से ही धोया जा सकता है। मेरी जमी हुई आवाज से क्लोई कांप गई और अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। तभी केविन आगे बढ़ा और उसे ढाल की तरह बचाते हुए मेरी ओर उंगली उठाकर बोला, आर्थर, अपने परिवार की ताकत पर उछलने में क्या बड़ी बात है? अगर हिम्मत है तो मुझसे अकेले लड़ो। अगर मैं जीता तो तुम क्लोई को मेरे साथ जाने दोगे। मैंने केविन को तिरछी नजर से देखा और चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, पूरे बेवकूफ हो। केविन गुस्से से लाल हो गया। तभी क्लोई के पिता रिचर्ड लियोचम आगे आए। उन्होंने एक नकली मुस्कान के साथ कहा, यंग मास्टर आर्थर, आज जो भी तमाशा हुआ वह क्लोई की नादानी थी। क्यों ना हम इसे यहीं खत्म करें? वेंस परिवार सगाई के तोहफे तुरंत लौटा देगा। सच कहूं तो मैं चाहता था कि वह आपसे शादी करे, लेकिन जबरदस्ती का प्यार मीठा नहीं होता। हम इसके लिए माफी मांगते हैं। कृपया इसे हमारे परिवारों के रिश्तों के बीच ना आने दें। मैंने ठंडी नजरों से रिचर्ड की ओर देखा। यह पुराना लोमड़ी। उसे अच्छी तरह पता था कि क्लोई और केविन मेरी पीठ पीछे क्या गुल खिला रहे थे, लेकिन क्विन परिवार के संसाधनों का फायदा उठाने के लिए उसने सब छुपाया। मैंने उससे बहस करना भी जरूरी नहीं समझा और अपने गार्ड्स की तरफ मुड़ गया। वैंस परिवार के हर सदस्य को गिरफ्तार कर लो। जो भी विरोध करे उसे सीधा ऊपर पहुंचा दो, कोई अपवाद नहीं। जी युवा मालिक। गार्ड्स भूखे भेड़ियों की तरह वेंस परिवार पर टूट पड़े। क्लोई का एक चचेरा भाई चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? एक मामूली गार्ड की हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम्हारी हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखाओ, मैं हाथ काट दूंगा। लेकिन पलक झपकते ही गार्ड्स के वाइस कैप्टन ने उसे ऐसा थप्पड़ मारा कि उसका सिर घूम गया और वह वहीं ढेर हो गया। यह देखकर रिचर्ड का दिमाग सुन्न हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। आमतौर पर मैं क्लोई को एक बिगड़ैल राजकुमारी की तरह रखता था। वह चांद मांगती तो मैं ला कर दे देता। फिर मैं अचानक इस विलेन की तरह व्यवहार क्यों कर रहा था? सच्चाई यह थी कि मैं इस शरीर में आ चुका था। मैं अब एक घटिया वेब नोवेल का वह विलेन था जो पहले प्यार में अंधा था। असली आर्थर ने क्लोई को खुश करने के लिए अरबों की संपत्ति फूंक दी थी। फिर भी वह केविन के साथ भाग गई और मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। लेकिन अब जब मैं यहां हूं तो मैं वह कहानी नहीं दोहराने दूंगा। अपने चचेरे भाई को मरते देख क्लोई चिल्लाई, आर्थर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हमला करने की? तुम अभी उस गार्ड को मारो और मेरे पिता के घुटनों पर गिरकर माफी मांगो, वरना मैं तुमसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दूंगी।
हम खत्म हो चुके हैं। यह सुनकर गार्ड्स फिर रुक गए। वे डरी हुई नजरों से मेरी ओर देखने लगे। अतीत में अगर किसी गार्ड ने क्लोई के भाई के बारे में कुछ कह भी दिया होता तो मैं उसके पैर तुड़वा देता था। इसलिए क्लोई को पूरा भरोसा था कि रिश्ता तोड़ने की धमकी देते ही मैं एक पालतू कुत्ते की तरह उसके पास आ जाऊंगा। रिचर्ड ने भी चैन की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे देखकर मैं बस सूखा ठहाका लगाकर हंसा। क्लोए, तुम्हें वाकई अपनी औकात नहीं पता। मेरी नजरों में तुम एक पालतू जानवर से ज्यादा कुछ नहीं हो। जब मेरा मूड अच्छा होता है तो मैं तुम्हें लाड प्यार कर सकता हूं, लेकिन अगर तुमने मेरे सिर पर चढ़ने की कोशिश की तो तुम्हारी जिंदगी का फ्री ट्रायल खत्म समझो। मैं गार्ड्स की ओर मुड़ा। रुकने के लिए किसने कहा? जारी रखो। गार्ड्स का उत्साह बढ़ गया। जो आज्ञा। वे फिर से वेंस परिवार पर टूट पड़े। स्टेज के नीचे से मेरी माँ यह सब देख रही थी और उनके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। यही क्विन परिवार के वारिस का असली अंदाज था। मैंने विक्टर को देखा जो अभी भी सुन्न खड़ा था। किसका इंतजार कर रहे हो? उस कचरा जोड़े को खत्म करो और ऐसा करो कि उन्हें दर्द महसूस हो। विक्टर होश में आया और चिल्लाया, जी, युवा मालिक। तुरंत ही केविन और क्लोई के ऊपर एक विशाल सुनहरा हाथ प्रकट हुआ जो उन्हें कीड़ों की तरह कुचलने के लिए तैयार था। ठीक उसी समय एक गूंजती हुई आवाज आई, रुको। हवा में एक तेज तलवार की लहर चली जिसने विक्टर के सुनहरे हाथ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। केविन ने आने वाले व्यक्ति को देखा और खुशी से चिल्लाया, गुरुदेव। हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति प्रोफेसर ग्रेव्स था, जो क्योटो मार्शल आर्ट्स एकेडमी का वाइस डीन और केविन का गुरु था। वह एक हाफ सेंट लेवल का योद्धा था। मैंने मन ही मन उपहास किया, बूढ़े, आखिरकार तुम सामने आ ही गए। कहानी के हिसाब से ग्रेव्स ही शुरुआती दौर में केविन का सबसे बड़ा मददगार था। प्रोफेसर ग्रेव्स, आप यहां क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने पूछा। ग्रेव्स ने उत्तर दिया, आर्थर, उन्होंने आज गलती की है, लेकिन वे अभी नासमझ छात्र हैं। उन्हें जान से मारना क्या कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? मैंने ठंडे स्वर में कहा, नासमझ? आज क्लोई ने क्विन परिवार की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है। आपको लगता है कि सिर्फ नासमझी कहकर यह सब ठीक हो जाएगा? ग्रेव्स शांति से बोला, माना कि इससे क्विन परिवार की स्थिति खराब हुई है, लेकिन मिस्टर रिचर्ड ने कहा है कि वे क्लोई को सजा देंगे और एकेडमी केविन पर कार्रवाई करेगी। क्या यह आपके लिए काफी नहीं है? केविन और वेंस परिवार की आंखों में उम्मीद की किरण जागी, लेकिन अगले ही पल मेरी आवाज गूंजी, बिल्कुल नहीं। क्विन परिवार के सम्मान को कुचलने वाला कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा। मुझे परवाह नहीं कि वे कौन हैं। ग्रेव्स का चेहरा काला पड़ गया। तो क्या तुम मेरा मान नहीं रखोगे? मैं वही कह रहा हूं जो आपने सुना। आज इनकी जिंदगी का सफर यहीं समाप्त होता है। मैंने ठंडेपन से जवाब दिया। ग्रेव्स ने एक हाफ सेंट का जबरदस्त दबाव छोड़ते हुए कहा, और अगर मैं उन्हें यहां से ले जाने पर अड़ गया तो? मैं अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। आप कोशिश कर सकते हैं। मैंने विक्टर की तरफ इशारा किया। विक्टर, इन दोनों का काम तमाम करो। विक्टर दहाड़ा और अपनी लंबी तलवार निकालकर केविन और क्लोई की तरफ झपटा। केविन डर के मारे चीखा, गुरुदेव मुझे बचाइए। केविन को खतरे में देख ग्रेव्स ने अपनी चाल चली। एक विशाल बैंगनी हाथ प्रकट हुआ जिसने विक्टर को जोर से मारा। विक्टर पीछे जा गिरा और उसके मुंह से खून निकल आया। ग्रेव्स यहीं नहीं रुका। उसने पूरी गार्ड टीम को घायल कर दिया और केविन और क्लोई से चिल्लाकर कहा, क्या खड़े देख रहे हो? भागो यहां से। वे दोनों होश में आए और गेट की तरफ भागने लगे। मैंने उन्हें नहीं रोका। मैंने बस शांति से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कॉल तुरंत उठ गया और एक भारी आवाज गूंजी, हाँ हाँ, आर्थर मेरे बच्चे, इस वक्त दादा को फोन क्यों किया? क्या सगाई की पार्टी खत्म हो गई? अफसोस कि मुझे और तुम्हारे पिता को सरहद की रखवाली करनी पड़ रही है, इसलिए हम नहीं आ सके। लेकिन तुम्हारी शादी के दिन दादा जरूर आएगा। मैंने अपनी आवाज को एक डरे हुए पोते की तरह बनाया और कहा, दादाजी, किसी ने मुझे बहुत परेशान किया है। दादा क्विन का स्वर पल भर में जम गया। क्या हुआ? दादा को बताओ, मैं सब देख लूंगा। मैंने उन्हें संक्षेप में सब बता दिया। दादाजी, बात बस इतनी है कि वह पुरानी लाश, प्रोफेसर ग्रेव्स, सोचता है कि सिर्फ इसलिए कि आप, पिताजी और अंकल एरीज क्योटो में नहीं हैं, वह हमारे परिवार के सम्मान को अपने पैरों तले कुचल सकता है। दादा क्विन गुस्से से फट पड़े। वह नीच इंसान,
उसे लगता है कि हमारी अनुपस्थिति में वह क्विन परिवार को डरा लेगा। आर्थर, तुम इसे कैसे संभालना चाहते हो? दादा का तुम्हें 100% समर्थन है। दादाजी द्वारा कमान मुझे सौंपना मेरे लिए उत्तराधिकारी के रूप में एक परीक्षा भी थी। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक आई। जो भी क्विन परिवार का अपमान करेगा उसे मिटा दिया जाएगा। दादाजी, मैं चाहता हूं कि अंकल एरीज एक विशिष्ट दस्ते के साथ घर वापस आए। हो गया, मैं तुम्हारे अंकल को अभी भेज रहा हूं, वह 1 घंटे में वहां होंगे। मेरे होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। हीरो और हीरोइन, प्रोफेसर ग्रेव्स, देखते हैं कि तुम लोग इस नए अपडेट से कैसे बचते हो। 1 घंटे बाद बाहर से एक गूंजती हुई भारी आवाज आई। भाभी, आर्थर, तुम्हारा अंकल वापस आ गया है। मैंने ऊपर देखा, मेरे दूसरे चाचा अंकल एरिस्टोनियन युद्ध के कवच में पूरी तरह लैस होकर अंदर आ रहे थे। उनके पीछे 30 से अधिक विशिष्ट और हथियारबंद मार्शल आर्टिस्ट थे। मैंने उन्हें पूरी स्थिति समझाई। अपने उग्र स्वभाव के कारण अंकल एरीज तुरंत वेंस परिवार को खून से नहला देना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि हम बाहर कदम रखते, बड़े चाचा क्लाउड वॉन लॉन्ग्स भी अपने दस्ते के साथ गरजते हुए अंदर आए। किस मौत के मारे ने मेरी छोटी बहन और मेरे भतीजे को परेशान करने की हिम्मत की? वेंस परिवार का ठिकाना इधर वेंस परिवार के स्टडी रूम में क्लोई और केविन एक दूसरे से चिपके हुए प्यार जताने में व्यस्त थे। हालांकि रिचर्ड वेंस गहरी चिंता में डूबे हुए थे। यह देखकर क्लोई चिढ़ गई। पिताजी, आप आहें क्यों भर रहे हैं? रिचर्ड ने उसे घूर कर देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? आज तुमने सबके सामने आर्थर को ठुकराया है। क्विन परिवार निश्चित रूप से हम पर पाबंदियां लगाएगा। एक मुखिया के रूप में वह जानते थे कि उनका परिवार क्विन परिवार के टुकड़ों पर पलकर ही वीआईपी बना था। उनके बिना वेंस परिवार बर्बाद था। क्लोई ने मुंह बनाया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आर्थर से कहूंगी कि वह हमें पैसे देना जारी रखे। बस। रिचर्ड को पार्टी का खून खराबा याद आया। क्लोई, क्या तुम्हें सच में लगता है कि आर्थर अब भी हमारा साथ देगा? क्लोई ने घमंड से अपनी ठुड्डी ऊपर की। बिल्कुल। न केवल मैं उसे पैसे देने के लिए कहूंगी, बल्कि मैं उसे हमारे घर बुलाकर घुटनों के बल बैठकर मेरे चचेरे भाई की मौत के लिए माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगी। अगर उसने सही रवैया नहीं दिखाया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अब भी वह मुझे वही पुराना कमजोर प्रेमी समझ रही थी। तभी स्टडी रूम का दरवाजा लात मारकर खोला गया। पटलर घबराया हुआ अंदर भागा। मालिक, अनर्थ हो गया। क्विन परिवार हमें खत्म करने आया है। आपको भागना होगा। इससे पहले कि वह बात पूरी करता, एक तलवार उसके सीने के आर पार हो गई। हमला करने वाला क्विन परिवार का टीयर 8 एनफोर्सर था। उसने ठंडी नजरों से कमरे में मौजूद तीनों लोगों को देखा। रिचर्ड, क्लोए, युवा मालिक ने तुम्हें याद किया है। रिचर्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पैर कांपने लगे। क्लोई उछल कर चिल्लाई, बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में किसी को मारने की? घुटनों पर बैठ। वह एनफोर्सर को थप्पड़ मारने आगे बढ़ी, लेकिन उसकी कातिलाना नजरों ने क्लोई को हवा में ही जमा दिया। केविन भी घबरा गया। उसे लगा था कि क्विन परिवार के सारे टीयर 8 योद्धा सरहद पर हैं। एनफोर्सर ने दहाड़ कर कहा, चलो या यहीं मरो। रिचर्ड गिड़गिड़ाया, हम चल रहे हैं, हम अभी चल रहे हैं। आंगन का दृश्य कुछ ही पलों बाद क्लोई और बाकी लोगों को घसीटकर सामने के आंगन में लाया गया। वेंस परिवार के कई सदस्यों को पहले ही बुरी तरह पीटा जा चुका था। आंगन के बीचों बीच एक शानदार कुर्सी पर मैं शांत बैठा था। क्लोई की मां करेन गला फाड़कर चिल्ला रही थी, आर्थर, तुम बदतमीज लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा करने की? हमें तुरंत छोड़ो और हर्जाना दो, वरना मैं सुनिश्चित करूंगी कि क्लोई तुम्हें जिंदगी भर माफ न करे। यह वही औरत थी जिसने अपनी बेटी को मुझे धोखा देना और अपनी उंगलियों पर नचाना सिखाया था। उसे लगा कि वह मेरे क्लोई के प्रति जुनून को जानती है, पर उसे नहीं पता था कि मैं अब बदल चुका हूं। मैंने उसे एक ठंडी नजर दी। मुझ पर चिल्लाने वाली तुम होती कौन हो? करें अगबूला हो गई। तूने क्या कहा? आज मैं तुझे पीट पीट कर अधमरा कर दूंगी। उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मैं पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहा। जब उसका हाथ मेरे चेहरे से 10 सेंटीमीटर दूर था, तब अंकल एरीज ने बस एक हुंकार भरी, धम। करेंट किसी ट्रक की टक्कर की तरह पीछे जा गिरी और मिट्टी में लौटते हुए दर्द से कराहने लगी। मैंने अपने पास खड़े गार्ड से पूछा,
इसने किस हाथ से मुझे मारने की कोशिश की थी? बायां हाथ, युवा मालिक। उस हाथ को शरीर से अनइंस्टॉल, अलग कर दो। जी, युवा मालिक। गार्ड ने अपनी तलवार उठाई और एक ही झटके में करेन का हाथ काट दिया। उसकी चीख से पूरा इलाका गूंज उठा और वह बेहोश हो गई। माँ, माँ! क्लोई चिल्लाते हुए उसकी ओर भागी। फिर वह मेरी ओर मुड़कर चीखी, आर्थर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें हुक्म देती हूं कि अभी सबसे अच्छी दवा का इस्तेमाल करके माँ का हाथ जुड़वाओ, उस गार्ड को मार दो और फिर माँ से 100 बार माफी मांगो। उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही मैंने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ा। नीच कचरा, तुझे मुझसे इस लहजे में बात करने की इजाजत किसने दी? केविन दौड़कर आया। क्लोए, क्या तुम ठीक हो? क्लोए तमाचे से चकरा गई थी। होश आते ही वह रोने लगी। आर्थर, तुमने मुझे मारा, अब सब खत्म। मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगी। केविन ने मुझे घूरते हुए कहा, आर्थर, तुमने एक औरत पर हाथ उठाया, क्या तुम खुद को मर्द कहते हो? हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। अगर तुम हारे तो अपने इन कुत्तों को लेकर यहां से दफा हो जाना। मैंने केविन को ऐसे देखा जैसे वह कोई मानसिक रोगी हो। केविन, क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह मर चुका है? तुम्हारे पास बस एक ही विकल्प है, एक से एक मुकाबला। केविन गुस्से में मेरी ओर झपटा, लेकिन अंकल एरीज ने बस उसे एक नजर देखा। केविन को ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। उसका चेहरा सीधा जमीन में धंस गया और उसकी हड्डियां चटक गईं। मैंने उसके पास जाकर कहा, केविन, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अभी प्रोफेसर ग्रेव्स को यहां बुलाओ, वरना मैं तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की शक्ति हमेशा के लिए छीन लूंगा। केविन अब भी अक्कड़ दिखा रहा था। आर्थर, तुम बस अपने परिवार के दम पर कूद रहे हो। मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकूंगा। मैं खलनायक की तरह मुस्कुराया। अच्छा, उम्मीद है कि तुम्हारी जबान ऐसी ही कड़क रहेगी। मैंने अपने गार्ड आर्नोल्ड से कहा, केविन के पैतृक गांव जाओ, उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन को यहां आमंत्रित करो। ये सुनते ही केविन की सारी अकड़ ढीली पड़ गई। मैं बुलाऊंगा, मैं अभी उन्हें फोन करता हूं। लेकिन मैंने उपहास किया। बहुत देर हो गई। मैंने अपना पैर उसके सिर पर रखा और उसके चेहरे को मिट्टी में कुचल दिया। क्लोई फिर चिल्लाई, आर्थर, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं। माफी मांगो वरना हम हमेशा के लिए अजनबी बन जाएंगे। मैंने हंसते हुए कहा, तुम कितनी बार एक ही धमकी दोगी? मैंने गार्ड्स को आदेश दिया, अब से हर एक मिनट में वेंस परिवार के 10 सदस्यों को खत्म कर दो। तब तक जारी रखो जब तक यह जगह खाली ना हो जाए। गार्ड्स भूखे बाघों की तरह टूट पड़े। क्लोई डर के मारे मेरे पैरों से लिपट गई। आर्थर, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? मैं तैयार हूं, बस मेरे परिवार और केविन को छोड़ दो। उसका वह बेमन वाला चेहरा देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने उसे फिर से एक तमाचा मारा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसी इस्तेमाल की हुई सेकंड हैंड चीज क्विन परिवार की बहू बनने के लायक है? क्लोई का दिमाग सुन्न हो गया। उसे लगा था कि उसने अपना और केविन का रिश्ता सबसे छुपा कर रखा है। मैंने चिल्लाकर पूरे वेंस परिवार से कहा, आज यहां से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। इसका दोष क्लोई को देना, जो मेरी पीठ पीछे केविन के साथ सो रही थी और हमारे परिवार के संसाधनों पर तुम सबको पाल रही थी। यह सुनते ही पूरे वेंस परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिचर्ड अपनी बेटी को अविश्वास से देखने लगा। 1 मिनट बीत गया, शुरू करो। गार्ड्स की तलवारें चलीं और पहले 10 लोग मौत की नींद सो गए। क्लोई अब पूरी तरह टूट चुकी थी और मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। तभी उसकी मां करेन को होश आया। अपना कटा हुआ हाथ देखकर वह फिर से पागलों की तरह चिल्लाने लगी, आर्थर, तू पागल है, मैं तेरी टांगें तुड़वा दूंगी। मैंने आगे बढ़कर करेन के मुंह पर अपना पैर दे मारा, जिससे उसके होंठ फट गए और दांत टूट गए। करेन, क्लोई को ये सब चालें तुमने ही सिखाई थी और तुमने हमारे दिए हुए कीमती सामान अपने मायके भी भेजे थे, है ना? गार्ड्स, करेन के मायके वालों को भी यहां उठा लाओ, किसी को मत छोड़ना। तभी मैंने फोन पर प्रोफेसर ग्रेव्स को कॉल किया। ग्रेव्स, तुम बहुत बड़े ढोंगी हो। क्विन हवेली में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और फिर दुम दबाकर भाग गए। ग्रेव्स फोन पर दहाड़ा, आर्थर, अपनी जबान को लगाम दो, वरना मैं आकर तुम्हें तमीज सिखा दूंगा। तो आ जाओ, मैं वेंस हवेली में हूं। वेंस परिवार मिटने वाला है और तुम्हारा प्यारा चेला केविन भी अंतिम सांसें ले रहा है। क्रेव्स ने गुस्से में फोन पटक दिया और खिड़की से कूदकर वेंस हवेली की ओर भागा। तभी क्योटो मार्शल आर्ट्स एकेडमी के डायरेक्टर स्टर्लिंग कॉन्ग ने ग्रेव्स के कमरे का दरवाजा खोलते हुए चिल्लाकर कहा, ग्रेव्स, क्विन परिवार के दूसरे मास्टर वापस आ गए हैं।
पर ग्रेव्स वहां नहीं था। खाली कमरा देखकर उसने पीछा करते हुए कॉल करने के लिए जल्दी से अपना फोन निकाला। इसी बीच वेंस एस्टेट में 50 लोग पहले ही स्थायी रूप से डिलीट किए जा चुके थे। मैं क्लो के पास गया, नीचे झुका और उसकी ठुड्डी पकड़ी। ये देख रही हो? ये सभी लोग तुम्हारी वजह से उनके अकाउंट बैन हो गए हैं। क्लो की मानसिक स्थिति टूटने की कगार पर थी। वह कांपते हुए भीख मांगने लगी। आर्थर प्लीज, मैं कुछ भी करूंगी। मेरे होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। ठीक है, तुम केविन को जान से मार दो और मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगी। क्या? क्लो की आंखें अविश्वास से फैल गईं। मेरा चेहरा काला देख वह घबरा गई। क्यों? तुम नहीं चाहती? तो तुमने मुझसे झूठ बोला? मैंने एनफोर्सर्स की ओर रुख किया। अगला जत्था खत्म करो। बिना एक शब्द बोले तलवारें नीचे गिरीं। 10 और सिर धड़ से अलग हो गए। मैंने जीवित बचे वे सदस्यों को देखते हुए आह भरी। मैं तुम लोगों को छोड़ना चाहता था, लेकिन क्लो अपने छोटे से प्रेमी को नुकसान पहुंचाने के बजाय तुम सबको मरते हुए देखना पसंद करेगी। अगर किसी को दोष देना है तो उसे दो। जैसे ही मैंने यह कहा, रिचर्ड उछल पड़ा और क्लो पर चिल्लाया। क्लो, क्या तुम हमारे पूरे परिवार को सिर्फ इसलिए मरा हुआ देखना चाहती हो ताकि तुम खुश रह सको? एक अन्य रिश्तेदार ने कोसा। तुम स्वार्थी कचरा, ये सब तुम्हारी गलती है। जिससे चाहो प्यार करो, लेकिन हमें तुम्हारे सस्ते रोमांस की कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। क्लो घबरा गई। मैं नहीं चाहती कि आप मरें। मैं सच में नहीं चाहती। तो तुम केविन को क्यों नहीं मार देती? रिचर्ड खून से लथपथ आंखों से दहाड़ा। क्लो ने दांत पीसते हुए केविन की ओर देखा। उसकी आंखों में घोर निराशा की एक झलक दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। केविन घबरा गया। क्लो, आर्थर को तुम्हें बेवकूफ मत बनाने दो। भले ही तुम मुझे मार डालो, वह अंकल रिचर्ड को नहीं छोड़ेगा। लेकिन क्लो चलती रही, बड़बड़ाते हुए। माफी चाहती हूं। भले ही मेरे पिता को बचाने की केवल 1% संभावना हो, इसलिए कृपया मर जाओ। उसने अपने सिर के ऊपर एक चाकू उठाया और नीचे घोंप दिया। नहीं! केविन पूरी अनिच्छा से दहाड़ा, लेकिन चाकू उसे छूने से ठीक पहले मौत की तलाश में एक कातिलाना आवाज गूंजी। बैंगनी बिजली की एक चमक क्लो के कंधे पर लगी और उसके आर पार हो गई। वह करा उठी और जमीन पर गिर गई। केविन के पास एक आकृति प्रकट हुई। वह प्रोफेसर ग्रेव्स थे। खुद को मरा हुआ मानकर केविन अपने गुरु को देखकर बेहद खुश हुआ। मास्टर, आप यहां हैं? ग्रेव्स ने सिर हिलाया। केविन के मुंह में एक हीलिंग पिल डाली, फिर बर्फ जैसी आंखों से मेरी ओर घूरने लगे। केविन, एक तरफ हट जाओ और देखो कि मैं कैसे आर्थर को मार्शल आर्ट से स्थायी रूप से बैन करता हूं। ग्रेव्स को एक रक्षक के रूप में देखकर क्लो चिल्लाई। प्रोफेसर ग्रेव्स, आर्थर को मार डालो। वेंस परिवार के बाकी सदस्यों को भी आशा की किरण दिखाई दी और वे सब मिलकर चिल्लाए। प्रोफेसर ग्रेव्स, आप बिल्कुल सही समय पर आए। आर्थर एक राक्षस है, हमारा बदला लें। ये देखकर मुझे हंसी आ गई। ये पीठ में छुरा घोंपने वाले भेड़िए वास्तव में अपना स्वभाव कभी नहीं बदलते। ग्रेव्स ने मुझे ठंडी निगाहों से देखा। आर्थर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना युवा व्यक्ति इतना शातिर होगा। आज मुझे तुम्हें समाज के लिए खतरा बनने से रोकने के लिए मारना होगा। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया। बैंगनी रोशनी इकट्ठा होने लगी। केविन और क्लो भारी उत्साह के साथ देख रहे थे। कर दो, आर्थर को मार डालो। लेकिन जैसे ही ग्रेव्स प्रहार करने वाले थे,